हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है करंट एनवायरमेंटल इश्यूज, आज इस यूनिट नंबर 4 को हम वन शॉट में कवर करेंगे। तो एकेटीयू के हिसाब से यूनिट नंबर 4 का सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं यूनिट नंबर 4 में, उनको एक बार देख लेते हैं। तो यूनिट नंबर 4 का नाम है करंट एनवायरमेंटल इश्यूज और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज, एसिड रेन, ओजोन लेयर फॉर्मेशन एंड डिप्लेशन, देन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन, देन लास्ट टॉपिक इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रॉ। तो एकेटीयू में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज के इस वन शॉट वीडियो में ये सभी टॉपिक्स हमारे बहुत ही इजी लैंग्वेज में, आसान भाषा में कवर हो जाएंगे। और जब ये सभी टॉपिक्स कवर हो रहे होंगे, दैट मीन्स जितने भी एकेटीयू के PYQs हैं, जितने भी क्वेश्चंस एकेटीयू में ऑलरेडी आए हुए हैं, वो सभी क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस मैंने आपको यहां पर दे दिए हैं। कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया होगा पहले कि एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर का 2022-23 में सिलेबस चेंज हुआ था। तो नए सिलेबस के हिसाब से 3 क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं। 3 बार पेपर हुआ है अभी तक। एक 2023-24 में हुआ है, ठीक है, फर्स्ट सेम जो ऑड सेम अभी हुआ था लेटेस्ट। तो जनरली 4 ही क्वेश्चंस आते हैं हर एक यूनिट से। किसी किसी यूनिट से 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन भी आते हैं। जनरली एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने मिलता है। तो एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो 7 मार्क्स के हैं, जो 2023-24 में पूछे गए हैं। ओजोन के बारे में यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया, क्लाइमेट चेंज के बारे में क्वेश्चन पूछा है, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, पैडी स्ट्रॉ बर्निंग के बारे में पूछा। इसके पहले जो एग्जाम हुआ था 2022-23 इवन सेम के अंदर, यहां पर भी आप देख सकते हैं 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, बाकी 3 क्वेश्चन 7 मार्क्स के हैं। ग्लोबल वार्मिंग रिपीट हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसिड रेन फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ओजोन होल क्या होता है, ओजोन लेयर क्या होती है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट या फिर उसके कॉज क्या होते हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आपसे पूछा गया। और एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है एकेटीयू 2022-23 ऑड सेम का। यहां भी आप देख सकते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 7 के 3 क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग फिर से रिपीट हुआ, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, ठीक है, क्लीन रेन और एसिड रेन में क्या डिफरेंस होता है। मतलब कहने का यह है कि यूनिट नंबर 4 से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। तो आपको कंटेंट को ढूंढने में अपना समय नहीं लगाना है, आपको अपनी पढ़ाई करने में समय लगाना है, ठीक है। तो पूरा कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, ठीक है ना। हर एक चीज को हम बहुत ही आसान भाषा में आज इस वन शॉट में कवर करेंगे। तो जैसे ही आपका ये वन शॉट वीडियो कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ, आज हमने कुछ नॉलेज जो है वो गेन करी है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के रिगार्डिंग। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने बता ही दिया आपको, सभी क्वेश्चंस जो है, कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। चलिएगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यार जो हमारा टॉपिक है, इसको यहां स्टार्ट करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट से। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। नेचर के अंदर जो फिनोमिना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ के लिए। हम सरवाइव नहीं कर सकते बिना ग्रीन हाउस इफेक्ट के। ऐसा समझो कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो जो अर्थ का टेम्परेचर है रात में वो -17 या -18 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो टेम्परेचर अर्थ का कितना हो जाता, रात के समय माइनस में चला जाता। जो जिस टेम्परेचर पे क्या है कि जो जीव जंतु हैं, प्लांट हैं, इंसान है, ये जिंदा रहना बड़ा मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है बहुत जरूरी फिनोमिना है जीवन को जीने के लिए। चलिए, एग्जाम में कैसे लिख करके आएंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2022-23 ऑड और इवन दोनों सेम में ग्रीन हाउस इफेक्ट आपसे पूछा गया है। चलिए समझते हैं होता क्या है। जो अर्थ है हमारी, जो पृथ्वी है, सूर्य से क्या आती है, यहां पर किरणें आती हैं, रेडिएशन आती है। तो सूर्य देवता यहां पर है, सूर्य देवता है यहां पे। तो अर्थ पे पृथ्वी से क्या आएंगे, यहां से रेडिएशन आएंगी। अरे बोलो यस और नो। अर्थ के सरफेस पे जब ये रेडिएशन पड़ती है, जब ये किरणें, ये विकिरण पड़ती है, तो अर्थ क्या करती है, इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब करती है। और कुछ रेडिएशंस को वापस क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो होगा क्या बेटा, यहां पे जो अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, अर्थ पे क्या है बेटा, जो अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अर्थ पे जो यहां पर एटमॉस्फेयर है, यहां पे
दिस वन, दिस इज द एटमॉस्फेयर। तो यहां से क्या होंगी, जो रेडिएशन है वो वापस जाएंगी रिफ्लेक्ट होकर के, ये रेडिएशन क्या होंगी, ये रेडिएशन वापस जाएंगी इस तरह से। तो जब ये रेडिएशन वापस जाती है तो कुछ रेडिएशन क्या होती है, जो हीट है, जो हीट एक्चुअली यहां से रिलीज हो रही होगी, अरे रेडिएशन मतलब हीट, जो अर्थ सरफेस से रेडिएशन वापस जाती है तो कुछ रेडिएशन जो है वो कहां पर रुक जाती है, इस एटमॉस्फेयर में रुक जाती है, जिसकी वजह से इसका जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, इसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है और वार्म हो जाती है। जो धरती है, जो पृथ्वी है, ये क्या होती है कि हीट को एब्जॉर्ब करके, जो सूरज से हमको हीट मिल रही है उसको एब्जॉर्ब करके इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये धरती अपने आप को, ये पृथ्वी अपने आप क्या कर लेती है, गर्म कर लेती है हीट को एब्जॉर्ब करके। ये जो पृथ्वी का गर्म होना है, रात के समय पृथ्वी का टेम्परेचर माइनस में ना जाना, उसका टेम्परेचर प्लस में रहता है। तो 15 डिग्री एवरेज टेम्परेचर अगर हम देखें तो 15 डिग्री ग्लोबली अगर हम देखें तो एवरेज टेम्परेचर कितना है पृथ्वी का, 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो ये जो 15 डिग्री सेल्सियस है पॉजिटिव टेम्परेचर है, तो ये किसके वजह से हो पा रहा है, ये हो पा रहा है किसकी वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये जो पृथ्वी अपने आप को वार्म कर रही है, गर्म कर रही है, किससे, जो सूरज से किरणें ले रही है, वही आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है। एक सुटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करा रही है, लाइफ को संभव, लाइफ जो है वो प्लेनेट पे, पृथ्वी पे संभव हो पा रही है। जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा पे क्या होता है, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, इसलिए वहां पर लाइफ संभव नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरली अकरिंग फिनोमिना, ये नेचुरली अकरिंग फिनोमिना है जो जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। दैट ब्लैंकेट्स द अर्थ लोअर एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का जो लोअर एटमॉस्फेयर है उसको क्या करती है, वार्म करती है, उसको गर्म रखती है। एंड मेंटेनिंग द टेम्परेचर सुटेबल फॉर द लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव, अर्थ धरती का, पृथ्वी का टेम्परेचर जो है एक सुटेबल टेम्परेचर मेंटेन करती है, जिसकी वजह से क्या होती है, जो लिविंग थिंग्स हैं, जो जीव जंतु हैं, जो इंसान है, जो प्लांट्स हैं, वो सर्वाइव कर पाते हैं। अगर ये नहीं होता, एवरेज टेम्परेचर पहले देखो कितना है, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर आर मेंटेन्ड अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। भाई दिन में जो है टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन रात में टेम्परेचर जो है माइनस में तो नहीं जाता ना। तो ग्लोबल टेम्परेचर, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर अगर हम देखें तो ये 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन करके रखती है, जो कि बढ़िया बात है, ठीक है। लेकिन अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, विदाउट दिस फिनोमिना, विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो टेम्परेचर होता अर्थ का वो माइनस के 17 डिग्री या माइनस के 18 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता, जिस इतना लो टेम्परेचर हो जाता है ये कि लाइफ वुड नॉट बी एग्जिस्ट, लाइफ वुड, है ना, लाइफ नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट, लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती इस धरती पे। अब एक बात और ध्यान से समझ लीजिएगा, अल्टीमेटली आपको ये बात समझ में आ गया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, कि जो सूर्य से, जो सन से रेडिएशन आ रही है, जो हीट आ रही है, तो क्या करती है, अर्थ जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से इस अर्थ का, इस पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है कि वहां पर लाइफ जो है वो संभव हो पाती है। दिस इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हम देखेंगे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके लिए कौन कौन सी गैसेस हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं। उससे पहले ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी सुन लीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहीं से आपको समझ में आ जाएगा बेटा, ग्रीन हाउस जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या है। एक्चुअली ह्यूमन एक्टिविटी के पहले, मतलब एक जो औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री जब लगना स्टार्ट हुई, उसके पहले तो नेचुरल फिनोमिना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, जो कि जरूरी भी है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये जो इसका एवरेज टेम्परेचर है, इस पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है, वो एवरेज टेम्परेचर क्या है, वो एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। तो जरूरत से ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, मतलब जितना नेचर बाई नेचर जितना ग्रीन हाउस इफेक्ट होना चाहिए था उससे ज्यादा हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। कोयला जला रहे हम, पेट्रोलियम को जला रहे हैं हम, डीजल पेट्रोल को जला रहे हैं, बहुत सारे कारण हैं, अभी हम आगे देखेंगे। उसकी वजह से क्या हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर लगातार पृथ्वी का, अर्थ का इंक्रीज हो रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। दूसरी भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो अर्थ का देखो दिन के समय क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट को एब्जॉर्ब करती है धरती का जब हिस्सा सूरज के सामने होता है तो सूरज से जो रेडिएशन आता है वो उसको एब्जॉर्ब करती है, क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। और रात के समय
रात के समय वो हीट को क्या करती है, रिलीज करती है। और जो हीट को रिलीज करती है रात के समय, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है, उतना हीट रिलीज नहीं कर पाती है, तो वो जो हीट है वो इस एटमॉस्फेयर में क्या होती है, रुक जाती है। इस एटमॉस्फेयर में जब हीट रुकेगी तो ये जो एटमॉस्फेयर है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अरे जिसको हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला। लेकिन 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 इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, औद्योगिकरण के बाद, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा है, इसकी ये जो किरणें हैं, ये जो रेडिएशन है, ये ज्यादा समय तक इस एटमॉस्फेयर में रुक रही हैं, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है, जिसको हमने बोला क्या, ग्लोबल वार्मिंग। जिसको हमने क्या बोल दिया, ग्लोबल वार्मिंग। बात समझ में आ रही है? मतलब ये बात तो ठीक है कि रात के समय टेम्परेचर माइनस में नहीं जा रहा था, एक सुटेबल टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ था ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, वो एक अच्छी बात है। लेकिन हो क्या रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो एनहांस हो चुका है, उसमें वृद्धि हो चुकी है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर ज्यादा हो चुका है, जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। जिसका नाम क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए या ग्रीन हाउस इफेक्ट जो एनहांस हुआ है, उसके लिए कौन कौन सी गैसेस हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं, उसकी हम बात करेंगे। उससे पहले आपने ये डायग्राम भी देखा होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों नाम रखा गया, क्योंकि कुछ लोग जो है खेती करते हैं, ठीक है, यहां पर जो है वो ग्लास वगैरह लगा देते हैं, तो सूरज से दिन में क्या होगा, जो सूरज से किरणें आएंगी उसकी वजह से क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब रात में क्या हो कि रात में टेम्परेचर घटे ना, तो रात में क्या होता है कि इस तरह से जब हम ये कवर कर लेते हैं तो जो रेडिएशन इसके अंदर जाती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, जो प्लांटेशन हम कर रहे हैं उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब रात में टेम्परेचर डाउन होगा तेजी से, तो रात में टेम्परेचर डाउन ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ये इस तरह से कवर करते हैं, और एक जो हीट है वो बाहर की तरफ तेजी से रिलीज नहीं होती है, तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और जो हमारा प्लांटेशन, जो खेती वगैरह है वो प्रॉपर हो पाती है। नौ इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं, मतलब क्या हुआ कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स है, इसके लिए कौन कौन सी गैसेस रेस्पॉन्सिबल हैं, ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। तो देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दूसरे नंबर पर मीथेन आती है, तीसरे नंबर पर आती है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और तीसरे नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर आता है वाटर वेपर। क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है इसकी हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंसान के हाथ में नहीं है और ये इंसान की वजह से हो भी नहीं रहा है, नेचुरल फिनोमिना है। एटमॉस्फेयर में क्या होती है, मॉइस्चर, वाटर के कुछ पार्टिकल्स एयर में मिले हुए हैं। अब ये जो H2O है, जो वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये घटती बढ़ती रहती है। जैसे रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में ये बढ़ जाती है और कंडेंस होकर के वर्षा के रूप में नीचे गिर जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो फ्लोरीन गैसेस हैं ये आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। अब बात ये समझना ध्यान से कि ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, दिस इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो जरूरी है, वो इसेंशियल है फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ पे लाइफ के लिए, जीवन जीने के लिए ये इफेक्ट बहुत जरूरी है। बिकॉज क्योंकि इट मेंटेन्स द प्लेनेट्स टेम्परेचर, क्योंकि एक सुटेबल टेम्परेचर क्या करता है, मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा रह पाते हैं। लेकिन हुआ क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, हाउएवर ह्यूमन एक्टिविटीज हैव एम्प्लीफाइड दिस इफेक्ट। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये एम्प्लीफाई हो गया है, इसमें वृद्धि हो गई है, ये एनहांसमेंट हो गया है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं। तो ये लीड करता है किसको, ग्लोबल वार्मिंग को और क्लाइमेट चेंज को। क्या होगा कि जब ग्रीन हाउस इफेक्ट जरूरत से ज्यादा बढ़ चुका है तो ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, मतलब जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है, पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज भी टॉपिक है आपके सिलेबस में, उसको भी हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब एक बात यहां पर आप ध्यान से ये समझिएगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये कहां से आती है, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने पर, पेट्रोलियम को, डीजल, पेट्रोल या कोई गैस जो बर्न हो रही होती है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। प्लांट, जो पावर प्लांट है वहां पर कोयला जलता है, कोयला जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है ना। तो एक तो ये फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से आती है, इंडस्ट्रियल के अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं वहां से आती है। दूसरा एक आती है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, और कहां से आती है, तो फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड, जो हम एग्रीकल्चर के लिए डिफोरेस्टेशन करते हैं, जो लैंड है
उसको क्लीन करते हैं तो खेती करने के लिए, वहां से भी लगभग 11% आती है। बाकी जो मीथेन का रोल है वो 16% है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 65% और 11%, किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। मीथेन की अगर हम बात करें तो 16% है। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो ये कितना है, 6% है। बाकी जो एफ गैसेस हैं, ये जो गैसेस आप देख रहे हैं, इसका जो रोल है वो कितना है, केवल 2% है, केवल 2% है। तो सबसे ज्यादा मेजर, अगर आपसे पूछ ले कि एक मेजर गैस का नाम बताओ जो रेस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए या ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो सबसे पहले आप बताएंगे CO2। अच्छा, उसके बाद बताओ फिर कौन सी आएगी, तो CH4 आएगी। उसके बाद कौन सी आएगी, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, चलिए, और उसके बाद कौन सी आ जाएंगी, जो फ्लोरीन के अंदर ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बात ये आप समझ लीजिएगा, ग्लोबल वार्मिंग की जब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को अगर मैं एक लाइन में बताऊं कि यार जो ग्रीन हाउस इफेक्ट था उसके अंदर जो वृद्धि हुई है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो एनहांसमेंट हुआ है, अरे ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो एनहांसमेंट हुआ है, जो वृद्धि हुई है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, वही ग्लोबल वार्मिंग है। मतलब अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, तो जो एवरेज, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। अभी 2-4 सालों में तो हुआ नहीं है, 100 ऑफ ईयर्स में हुआ होगा, धीरे धीरे हुआ है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की तो 100 ऑफ ईयर्स की बात करते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग इज एन एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर। एवरेज टेम्परेचर के अंदर जो इंक्रीज हो रहा है, किसका, एटमॉस्फेयर का, नियर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका जो एवरेज टेम्परेचर है ग्लोबली वो इंक्रीज हो रहा है, विच कैन कंट्रीब्यूट टू चेंज द ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है ना। जो हमारा क्लाइमेट का जो वेदर का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, कहीं पर बाढ़ ज्यादा आ रही है तो कहीं पर सूखा पड़ जा रहा है ना। वो सारी कहानी हम आगे पढ़ रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है, जो ग्लोबल वार्मिंग है ये बड़ी ही खतरनाक सिचुएशन जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। अब आने वाले, अब देखिए धीरे धीरे टेम्परेचर लगातार, आपने देखा अभी मई और जून में कितना टेम्परेचर बढ़ने लग रहा था। अब से अगर आप 15 साल 20 साल पहले कंपेयर करें, उतना टेम्परेचर नहीं था। तो लगातार किसकी वजह से हो रहा है, वो कारण आज हम जान रहे होंगे। तो आप सिचुएशन कुछ ऐसी समझ लीजिए, मान लो गर्मियों के दिन है, ग्लोबल वार्मिंग को मैं समझा रहा हूं एक एग्जांपल से। मान लीजिए गर्मियों के दिन है, भयंकर गर्मी पड़ रही है और आपके ऊपर एक जो है एक कंबल डाल दिया हमने, एक भारी सा कंबल डाल दिया। आप उस कंबल के अंदर है, गर्मियों का मौसम है और आपके ऊपर हमने AK-47 तान रखी है। ठीक है, और आपसे बोला गया है कि अगर आप अपनी मुंडी इस कंबल से, इस ब्लैंकेट से बाहर निकालेंगे तो AK-47 चल जाएगी। अब आप सोचिए कि वो सिचुएशन कैसी रही होगी आपके लिए। गर्मियों का मौसम है, कंबल ओढ़ रखा है, मुंह बाहर निकाल नहीं सकते, तो कैसा महसूस कर रहे होंगे। ठीक उसी तरह से आज हमारी पृथ्वी जो है महसूस कर रही होगी, किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और ये लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो किस वजह से क्यों हो रही है, क्योंकि हमने यहां पर देखा, हमने यहां पर क्या देखा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रही है, ये इंडस्ट्री से आ रही है, क्योंकि उसके अंदर हम फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं, है ना। या फिर एग्रीकल्चर में हम जो यूज कर रहे होते हैं, जैसे हम डीजल पेट्रोल यूज कर रहे होते हैं खेती करने के लिए। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो अर्थ के अंदर, जो पृथ्वी के अंदर पहले कोल और पेट्रोलियम दबा हुआ था, इंसान ने उस कोल को, उस पेट्रोलियम को बाहर निकाल लिया है और उसको वो जला रहा है, कोल को जला रहा है। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो सब वहां पर कोल जल रहा होता है, कोयले को जलाते हैं। डीजल पेट्रोल हम जला रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना डीजल पेट्रोल का डेली इस्तेमाल होता है पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। वन बाय वन समझेंगे अभी, ठीक है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे, इस डायग्राम के माध्यम से आप कुछ चीजें समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे बेटा कि कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, या फिर ग्लोबल वार्मिंग को एक लाइन में मैं बोलूं तो एनहांसमेंट ऑफ इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हमने ये तो देख लिया कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है या फिर जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए कौन कौन सी गैसेस रेस्पॉन्सिबल है, सबसे ज्यादा CO2। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इसके कॉज, जब हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, CO2 सबसे ज्यादा मुख्य कारण है। तो CO2 कहां कहां से आ रही है, इसके सोर्सेस क्या हैं, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें कारण आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, जो हीट प्रोड्यूस होती है, सबसे ज्यादा
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कब? जब इलेक्ट्रिसिटी या हीट प्रोड्यूस होती है। आप यहां पर देख सकते हैं तो 25% जो है इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोड्यूस होने से हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट का प्रोडक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस करते हो पावर प्लांट के अंदर, तो वहां पर कोयला जलाना पड़ता है या फिर डीजल पेट्रोल जलाना पड़ता है अलग अलग तरह के प्लांट में। तो बर्निंग ऑफ फॉजल फ्यूल्स, जब ये फॉजल फ्यूल्स बर्न होगा, जैसे कोयला हो गया, कोई ऑयल हो गया या कोई नेचुरल गैस हो गई, जब हम इसको बर्न करेंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए या हीट जनरेट करने के लिए, तो वहां से CO2 का एमिशन होगा। और CO2 सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो एक कारण तो हो गया आपका 25% जो है इस सेक्टर से जो है ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। दूसरा 24% आता है किसका? एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री या अदर लैंड यूज, जो हम धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पृथ्वी का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। तो वहां पर भी ये भी इसका एक मुख्य कारण है, लगभग उतना ही है, 24% के आसपास, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज रिलीज द मीथेन। एग्रीकल्चर एक्टिविटी जब हम करते हैं तो मीथेन रिलीज होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो ग्रीन हाउस गैसेस है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसके लिए मीथेन भी रेस्पॉन्सिबल है। तो मीथेन भी रिलीज होगी एग्रीकल्चर से, यस और नो। और नाइट्रस ऑक्साइड भी रिलीज होती है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस द CO2। आप मुझे बताइएगा CO2 सबसे ज्यादा क्या है? रेस्पॉन्सिबल है, सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है। जब आप एग्रीकल्चर करते हैं तो डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है भाई। खेती करने के लिए जमीन चाहिए क्लीन, तो कहीं जंगल है उसको काट देते हैं तो जिसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। जंगल काट दिया, पेड़ पौधे काट दिए, तो हो गया डिफॉरेस्टेशन। जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे कम हो जाएंगे। तो पेड़ पौधे क्या कर रहे थे? जो CO2 को एब्जॉर्ब कर रहे थे, अब CO2 को एब्जॉर्ब उतना नहीं कर पाएंगे, तो CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। फिर आता है इंडस्ट्री, 21% जो है आप देख सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां पर भी जो फॉजल फ्यूल्स हैं वो जल रहे होते हैं, तो इंडस्ट्री का भी 21% है। अदर एनर्जी, जो अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, वहां से 10% होता है। और बिल्डिंग्स वगैरह जो बन रही होती हैं, वहां से भी 6% का होता है, तो वो लिखा हुआ है यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से 14% का होता है। भाई कार है, ट्रक है, बसेस हैं, ट्रेन हैं, प्लेन्स हैं, इन सब में क्या चल रहा है? इन सब के अंदर डीजल, पेट्रोल, ये सब चल रहा है। या इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। अरे इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए भी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ती है ना। अरे यस और नो। इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस करनी पड़ेगी तो वहां भी CO2 बर्न होता है। तो CO2 हो है, यहां भी CO2 निकल रहा होगा, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर ही आता है। बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में भी, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बनाते हैं तो वहां पर भी हीटिंग, कूलिंग वगैरह, लाइटिंग वगैरह, अप्लायंसेस वगैरह यूज करते हैं, तो वहां पे 6% का योगदान देखने को मिलता है। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि सर ग्रीन हाउस गैसेस क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, आप बता देंगे। कौन कौन सी गैसेस होती है रेस्पॉन्सिबल, तो आप बता देंगे। आप ये भी बताएंगे कि क्या कॉजेस हैं, सोर्सेस क्या हैं किसके? ग्लोबल वार्मिंग के, ये मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट जो बनता है, इफेक्ट्स क्या होगा? इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट है? ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? तो एक तो एवरेज टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज होगा, जो वेदर का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। कहीं ड्रॉट, सूखा पड़ जा रहा है, तो कहीं पर जो है बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही, कहीं पर बरसात कम हो रही है, तो कहीं पर बरसात बहुत ज्यादा हो रही है। खेती की जो फसलें थी, पहले जो टाइम है वो टाइम चेंज हो गया धीरे धीरे। अलग अलग फसलें, मान लो पहले जून में फसल कटने वाली थी, तो वो आगे शिफ्ट हो गई है या पहले शिफ्ट हो गई है। इस तरह से जो है पैटर्न, क्लाइमेट जो है चेंज होने लग रहा है। जो ग्लेशियर्स हैं, जो आइस वगैरह हैं, वो मेल्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? जो सी लेवल है वो राइज होगा, जिससे बाढ़ आने का खतरा बढ़ेगा। ओशियन जो है वो एसिडिटी बढ़ रही है, मतलब जो समुद्र के अंदर पानी है, क्योंकि CO2 की मात्रा जब बढ़ेगी तो क्या होगा? जो पानी है वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, जो कि अफेक्ट करेगा मरीन लाइफ को। उसके अंदर जो जीव जंतु हैं, जो प्लांटेशन है, वो क्या होंगे? जो पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं, उनकी लाइफ को वो इफेक्ट करेगा। अब रेमेडीज क्या है फॉर द ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे थोड़ा रोकथाम कर सकते हैं? तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस आप यूज करें, जैसे हम कोयला यूज कर रहे हैं, कोयला, डीजल, पेट्रोल, उन सब का यूज कम करें। सोलर का यूज करें, विंड टर्बाइंस का यूज करें, विंड एनर्जी का यूज करें। और इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं उनको यूज करना है। मतलब जो फॉजल फ्यूल्स है, कोयले को कम जलाना है, ताकि जो CO2 है वो कम से कम रिलीज हो। रिफॉरेस्टेशन करो, प्लांटिंग करो, ट्री लगाओ। जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो पेड़ पौधे CO2 को कंज्यूम करेंगे, तो CO2 की मात्रा जो है एटमॉस्फेयर में कम होगी।
एनर्जी एफिशिएंसी, ऐसे प्रोसेस को डेवलप करें जिससे जो हमारे, जैसे मान लीजिए जो आईसी इंजन की हम कार है, ट्रक है, बसेस हैं, प्लेन्स हैं, इनके अंदर टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, एटलीस्ट जो फॉजल फ्यूल्स हम जला रहे हैं वो कम जला पाए, मतलब जो काम हम अभी कर रहे हैं वो कम फॉजल फ्यूल से भी कर सके, मतलब एफिशिएंट प्रोसेस होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होने चाहिए। रिड्यूसिंग द एमिशंस, एमिशन को कम करें। इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस, जितने भी ग्रीन हाउस एमिशन हो रहा है उसको हम नई नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करके उसको रोक सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो आप यहाँ पर एक चार्ट है इसको देख सकते हैं। तो कंबशन ऑफ फ्यूल, अगर आप फ्यूल को जलाओगे ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज तो हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, इंसान पहले थोड़े ना था ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब जितने भी फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बिजली बन रही है, कुछ और प्रोडक्ट बन रहे हैं, पेपर मिल में पेपर बन रहा है, शुगर मिल में शुगर बन रही है, ये सब क्या है, ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। इन सब के अंदर फॉजल फ्यूल्स जो है ना वो बर्न होता है, कंबशन होता है फॉजल फ्यूल्स का। जब वो कंबशन होगा तो इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो इंक्रीज होंगी, जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा हो जाएंगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज होगा, जिसकी वजह से आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होने लग जाएंगे, तो सी लेवल राइज होगा, तो फ्लडिंग होगी, बाढ़ आएंगी, फाइनली जो है लाइफ जो है, इकोसिस्टम जो है पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम क्लाइमेट चेंज की। तो ये आपको बात समझ में आ रही होगी यार, ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरल फिनोमिना था, वो बढ़ चुका है अब ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, जो ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कह रहे हैं। अभी जो एवरेज टेम्परेचर बढ़ चुका है अर्थ का, बोले तो ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो जनरली वही कारण होंगे जो ग्लोबल वार्मिंग के थे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज इज सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द अर्थ क्लाइमेट पैटर्न, अर्थ का जो क्लाइमेट पैटर्न है वो चेंज हो रहा है ओवर एन एक्सपेंडेड पीरियड्स। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर तो चेंज हो ही रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ही है। प्रेसिपिटेशन पैटर्न जो है, जो बरसात वगैरह होती है, कहीं पर ज्यादा हो रही है तो कहीं पर कम हो रही है। और वेदर वेदर के जो इवेंट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज कैन रिजल्ट फ्रॉम बोथ नेचुरल प्रोसेस, अब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो नेचुरल प्रोसेस की वजह से भी हो रहा है और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी हो रहा है। जो जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उन सब की वजह से एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। अब आपसे पूछ ले कि यार ये बताओ, व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अरे क्लाइमेट चेंज का मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग की थी वही, तो सेम एज द ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग के हमने आपको बताया अभी, वही कारण आप इसके अंदर भी लिख के आएंगे। क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे पूछा भी गया है 2023-24 में, अभी पूछा गया था क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज का। तो इसमें कॉज अगर पूछेगा, इफेक्ट अगर इसके पूछेगा, तो जो ग्लोबल वार्मिंग के थे जो बताएं आपको वही लिख करके आप आ जाइएगा, है ना। इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, डिफोरेस्टेशन है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, एक्सेसिव ट्रांसपोर्टेशन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, ये सब क्या है, ये कारण है, कॉज है किसके, क्लाइमेट चेंज के। इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज के होंगे सेम एज द ग्लोबल वार्मिंग, वही क्या होगा, टेम्परेचर राइज हो रहा है, आइस मेल्ट हो रही है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, और समुद्र का जो पानी है वो एसिडिक होने लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लाइमेट चेंज। नाउ एसिड रेन, अच्छा एसिड रेन वाला जो टॉपिक है ये मैंने यूनिट नंबर 3 में भी आपको पढ़ा दिया था, क्योंकि वहां पर रेलिवेंट था, उसके बाद ही हमको एक दूसरा टॉपिक समझ में आने वाला था। लेकिन एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। एसिडिक रेन, ताजमहल का एग्जाम्पल शायद मैंने पहले भी दिया होगा आपको, कि पुराना ताजमहल और नए ताजमहल में जो है कि उसकी जो चमक है वो किस तरह की हो गई है, वो एसिड रेन ही उसका मुख्य कारण बताया जाता है। तो क्या है एसिडिक रेन या एसिड रेन, जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार ये रिपीट होता है। 2023-24 में भी आया, 2022-23 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, एसिडिक रेन। तो एसिडिक रेन को समझने के लिए आपको पीएच का आइडिया होगा, आपने पढ़ रखा होगा पहले पीएच की वैल्यू। देखो अलग अलग जो सब्सटेंसेस होते हैं, अलग अलग जो हमारे जैसे पानी है, कॉफी है, सोडा है, ब्लीच है, इन सब का क्या होता है, एक पीएच वैल्यू होती है। तो अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो लगभग वो न्यूट्रल होता है, पीएच की वैल्यू लगभग 7 के आसपास होती है। और पीएच की वैल्यू जैसे जैसे कम होती चली जाएगी तो हम कहेंगे कि वो क्या हो रहा है, उसके अंदर जो एसिड है वो बढ़ रहा है, वो एसिडिक हो रहा है। जैसे कॉफी है, ये भी क्या होती है, एसिडिक होती है। टोमेटो है, नींबू है, तो इनका जो एसिडिक जो पीएच की वैल्यू है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। पीएच की वैल्यू इधर की तरफ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे सोप है, ड्रेन क्लीनर है, ब्लीच है, तो ये एल्कलाइन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो हम कब कहेंगे कि वो कैसी है, जो रेन है वो एसिडिक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एसिड रेन रेफर्स टू एनी प्रेसिपिटेशन, चाहे वो रेन की फॉर्म में हो जिसको हम एसिड रेन कहते हैं,
फॉग की फॉर्म में भी प्रेसिपिटेशन होता है, मिस्ट की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, वो सब क्या है, वो एसिडिक हो सकता है। ठीक है, दैट इज मोर एसिडिक देन नॉर्मल। जो नॉर्मल पीएच की वैल्यू होती है 5.6 से अगर कम है, ध्यान रखना ये वैल्यू 5.6 से अगर पीएच की वैल्यू कम है तो वो एसिडिक कहलाती है। एसिड रेन इज द ब्रॉड टर्म विच इज रेफरिंग टू अ मिक्सचर ऑफ वेट एंड ड्राई डिपोजिशन। इसका वेट डिपोजिशन भी होता है, ड्राई डिपोजिशन भी होता है, सब समझ में आ जाएगा आपको। वेट का मतलब है कि जब ये वेट फॉर्म में डिपॉजिट होती है, जाकर के नीचे गिरती है, और ड्राई का मतलब है जब वो सूखी, जब वेदर में वाटर वेपर बहुत ज्यादा नहीं होता है तो वो जो सूखी वर्षा कह सकते हैं उसको हम लोग। ठीक है, चलिएगा। तो प्राइमरी कॉज बाय द एमिशन ऑफ सल्फर, सबसे जो मुख्य कारण है इसके, किसके, एसिड रेन के। पूछेगा आपसे कि एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल गैसेस कौन सी हैं, तो कौन सी होंगी, एक तो होगी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, NOx और SO2 जो है वो मेन गैसेस हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। ठीक है, और ये जो SO2 की मात्रा है, जो NOx की मात्रा है, NO2 की मात्रा है, वो एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है किसकी वजह से, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से, व्हीकल्स की वजह से और पावर प्लांट की वजह से। अल्टीमेटली वही बात घूम फिर के आएगी कि एसिडिक रेन, जो एसिड रेन है वो क्यों हो रही है, तो SO2 और NO2 की वजह से हो रही है। ये सब क्यों हो रही है, क्योंकि NO2 और SO2 कहां से आएगी, कहां से ये फॉर्म हो रही है, तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। जैसे पावर प्लांट के अंदर कोयला जला रहे हैं, व्हीकल्स के अंदर हम डीजल पेट्रोल या कोई गैस फूक रहे हैं, तो ये कहां से आ रही, कोयला और पेट्रोलियम को जलाओगे तो ये सारी समस्याएं पैदा होने लग रही हैं। अब हम देखेंगे यहां पर तो रेस्पॉन्सिबल, तो गैसेस कौन कौन सी हैं रेस्पॉन्सिबल, कौन कौन सी गैसेस रेस्पॉन्सिबल हैं एसिडिक रेन के लिए। ये एक में क्वेश्चन पूछा गया है, जो स्टार्टिंग मैंने क्वेश्चंस दिखाए थे, लास्ट में जब क्वेश्चंस आप देखेंगे इस वीडियो को पूरा होने के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सभी क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। द प्राइमरी गैसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक रेन, पहली कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2। सोर्स क्या है इसका, सल्फर डाइऑक्साइड कहां से आती है, एमिटेड फ्रॉम द बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। जब आप कोयले को या किसी ऑयल को या नेचुरल गैस को जलाते हो, कहां पे, पावर प्लांट के अंदर, पावर प्लांट के अंदर जहां पर इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोड्यूस होती है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर या फिर व्हीकल्स के अंदर जो आप जला रहे हो फॉसिल फ्यूल्स को, वहां से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 रिलीज होती है। आप यहां देख सकते हैं, ये कोई फैक्ट्री यहां पर दिखाई हुई है, इस फैक्ट्री के अंदर जो है जल रहा होगा क्या, फॉसिल फ्यूल्स, तो यहां से क्या निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी जो एटमॉस्फेयर में जाएगी। अब ये रिएक्शन करेगी, जो सल्फर डाइऑक्साइड है, पेट्रोल, ये जो फॉसिल फ्यूल्स को जलाने के बाद इंडस्ट्री से जो जाएगी, कहां पे जाएगी, SO2 एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी क्या होता है बेटा, H2O होता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये एटमॉस्फेयर के अंदर H2O है, वाटर वेपर पहले से ही है। तो ये जो रिएक्शन करती है कौन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है वाटर वेपर के साथ और बनाती है क्या, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, H2SO4 बनाती है। दूसरा कौन सी गैस है, दूसरी, एक तो हो गया SO2 जो कि रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एसिड रेन के लिए। दूसरी गैस है NOx, आप बोल सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2। क्या सोर्स है इसका, एमिटेड फ्रॉम द व्हीकल्स एग्जॉस्ट, जो व्हीकल्स का एग्जॉस्ट है वहां से रिलीज होती है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से और पावर प्लांट से ये भी रिलीज होती है। ठीक है, अब ये क्या करेगी, देखो यहां से SO2 निकली, यहीं से क्या निकलेगी, NO2 निकलेगी। अब ये NO2 कहां जाएगी, H2O के पास जाएगी। जैसे SO2 ने बनाया सल्फ्यूरिक एसिड, ये बनाएगी नाइट्रिक एसिड, वही लिखा हुआ है। ये रिएक्ट करती है किससे, रिएक्ट विद द वाटर वेपर, जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है उससे रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी, नाइट्रिक एसिड बनाएगी, HNO3 बनाएगी। आगे बढ़ते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन जो बन रही है, अरे AKT में पूछा है अलग से, एसिड फॉर्मेशन क्या होता है, एसिड फॉर्म होती कैसे है, जो एसिड रेन है वो बनती कैसे है, चलिए समझते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। इसी डायग्राम से हम आपको समझा रहे होंगे, तो ध्यान देना। यहां पे जब फ्यूल का कंबशन होगा तो वहां से निकलेगी SO2, SO2 जाएगी एटमॉस्फेयर में, तो ये H2O वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करेगी, तो क्या बनाएगी, तो क्या बनाएगी बेटा, ये बनाएगी H2SO4 बनाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी। इसी तरह से NO2 निकलेगी जब फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग होगी, और जो NO2 है ये जाएगी फिर एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर में H2O के साथ ये भी रिएक्ट करेगी और बनाएगी क्या, नाइट्रिक एसिड। क्या बनाएगी, नाइट्रिक एसिड बनाएगी। अब ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो रिएक्शन हुई है नाइट्रोजन ऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की, तो सल्फ्यूरिक एसिड बना और नाइट्रिक एसिड बना ऊपर बादलों में। अब हवा चल रही है, विंड चल रही है, तेज चल रही है, तो वो जो होगी, वो जो बना है मिक्सचर जो है, उसका जो मिक्सचर है तो वो कहां जाएगा, हवा के हिसाब से, जिधर हवा फ्लो हो रही होगी उधर की तरफ वो फ्लो हो जाएगा।
और कहीं पर भी वो क्या होगी, वर्षा के रूप में आ जाएगी, जिसको एसिड रेन बोला जाएगा। तो पहला स्टेप क्या होगा इसमें, एमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, है ना, SO2 और NO2 को जो हम फ्यूल को बर्न करेंगे वो एटमॉस्फेयर में जाएगा। फिर केमिकल रिएक्शन हो गई, तो केमिकल रिएक्शन हो गई किसके साथ, H2O के साथ, तो नाइट्रो सल्फ्यूरिक एसिड बना और नाइट्रिक एसिड बना। फिर ट्रांसपोर्ट बाय द विंड, वो ट्रांसपोर्ट हो गई, इधर उधर बह करके चली गई बादलों में। तो दीज एसिडिक कंपाउंड्स कैन ट्रांसपोर्टेड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस बाय विंड बिफोर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे गिरने से पहले हवा उनको बहा करके ले गई इधर उधर, और वो कहीं भी गिर सकती है। फिर क्या होगा, उसका प्रेसिपिटेशन होगा, वो ग्राउंड पे गिरेगी। द सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड मिक्स विद द क्लाउड मॉइस्चर, जो क्लाउड के अंदर मॉइस्चर है उसके साथ क्या हुआ, वो मिक्स होकर के और फॉल हो गया, एंड फॉल एसिड रेन, क्या होगी, एसिड रेन गिर गई, इंपैक्टिंग द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट के ऊपर गिरेगी तो उसको, जंगलों को वो क्या करेगी, खराब करेगी। वाटर के ऊपर गिरेगी किसी वाटर बॉडी में तो उसके पानी को खराब करेगी, उसको पानी को एसिडिक कर देगी, और पानी कहीं ना कहीं वो जो ग्राउंड वाटर है उसको भी खराब होगा अंदर जाकर के। बिल्डिंग के ऊपर, अगर किसी बिल्डिंग के ऊपर, कार के ऊपर, जहां भी वो गिरेगी उसको कहीं ना कहीं वो डैमेज का काम कर रही होगी। तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। कैसा हुई एसिड रेन, बात समझ में आ गया। जो हमारा कोयला जल रहा है किसी फैक्ट्री के अंदर, वहां से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड कहां जाएंगी, एटमॉस्फेयर में जाएंगी। एटमॉस्फेयर में क्या है, पहले से ही H2O है, वाटर वेपर है, वो रिएक्ट करेंगी तो क्या बनेगी, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनेगी, जो क्या करेगी, किसी हवा के साथ बह करके जा सकती है और वो क्लाउड में जाकर के मिल जाएगी, और फिर जो है वो ग्राउंड पे गिर जाएगी। ग्राउंड पे गिर जाएगी या पानी में गिर जाएगी या किसी बिल्डिंग के ऊपर गिर जाएगी, तो उसके इफेक्ट्स हम आगे अब देखेंगे यहां पे। तो कॉज ऑफ एसिडिक रेन, कॉज ऑफ एसिडिक रेन क्या होगा, सबसे पहले एक तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, सबसे मेजर कारण तो यही है, क्योंकि जब फ्यूल को आप बर्न करते हो तो SO2 और NOx निकलता है वहां से। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से, इन सब से क्या निकल रहा होगा, SO2 और NO2 निकल रहा होगा। अब बात करते हैं इसकी इफेक्ट्स ऑफ एसिडिक रेन। एसिडिक रेन के इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला आप देख सकते हैं एनवायरमेंटल डैमेज, जो हमारा एनवायरमेंट है उसको वो डैमेज करेगी। ऐसी देख सकते हैं यहां पर, जो वाटर बॉडी के अंदर जब ये एसिड रेन होगी, अम्लीय वर्षा हिंदी में कहते हैं, जब ये अम्लीय वर्षा कहां पे जाएगी, पानी वाटर बॉडी में। वाटर बॉडी में मतलब किसी तालाब में, किसी लेक में, किसी समुद्र में जब जाकर के गिरेगी तो उसको क्या बना देगी, उसको एसिडिक बनाएगी, हार्मिंग एक्वेटिक लाइफ। अब जो जीव जंतु उसके अंदर रह रहे हैं, मछलियां हैं और छोटे छोटे जीव जंतु उसके अंदर रहते हैं, उन सबको क्या करेगी, जो मरीन लाइफ है उसको इफेक्ट करेगी। डैमेज द फॉरेस्ट बाई लीचिंग द न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। अब ये किसी वनों में, किसी जंगल में, किसी एग्रीकल्चर जहां हो रहा होगा, बट फॉरेस्ट में जाकर के गिरेगी तो वहां जाकर के ये जो पेड़ पौधे हैं वहां पर, ये सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर जब ये एसिडिक रेन, जब पानी जाएगा तो उस पानी के साथ साथ जाएगा तो न्यूट्रिएंट्स जो है वहां पर खत्म हो रहे होंगे। मैंने बताया भी था वहां पर फास्फोरस और जो पोटेशियम है जो प्लांट को चाहिए होता है वो कम हो जाता है और एल्यूमिनियम बढ़ने लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है, किसी बिल्डिंग के ऊपर अगर ये गिरेगी तो उसको क्या कर देगी, कोरोजन लगा देगी, कोरोड कर देगी, जैसे मैंने ताजमहल का एग्जांपल आपको दिया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे एक ह्यूमन हेल्थ पे भी क्या करेगी, इफेक्ट डालेगी। तो जो हमारी रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स हैं, सांस लेने की जो समस्याएं हैं वो बढ़ रही होंगी, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो हो जाती है किससे, एसिडिक रेन से। इनडायरेक्टली अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ थ्रू द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर एंड फूड सोर्स। ये जो एसिडिक रेन हो रही है, अम्लीय वर्षा हो रही है, तो कहीं ना कहीं मिट्टी में जाकर के तो मिलेगी, वो कहीं ना कहीं पानी में जाकर के तो गिरेगी, और घूम फिर करके पानी, हम अंडरग्राउंड जो वाटर है वो भी पॉल्यूट होगा, वो हम निकाल के पी रहे हैं पानी को। तो तालाब से कई लोग पानी पी रहे होते हैं, इंडस्ट्री जो लेक्स वगैरह होती है, मतलब जहां से भी हम या तो पानी पिएंगे या खाना खाएंगे, तो इनडायरेक्टली जो हम पानी पी रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, तो उसमें भी क्या है, खाना जो भाई खाना कहाँ प्लांटेशन करना पड़ेगा, तो मिट्टी में हो रहा है, सॉइल में हो रहा है, और सॉइल को एसिडिक बना दिया किसने, एसिड रेन ने। तो खाना खाते समय, पानी पीते समय इनडायरेक्टली हमारी जो ह्यूमन हेल्थ है उस पर इफेक्ट आ रहा है। तो इफेक्ट की अगर हम बात करें, इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, तो इफेक्ट्स ऑफ ये तो हमने इफेक्ट्स की तो बात करी थी ना बेटा, यहाँ पे ये इफेक्ट्स थे एसिडिक रेन के। तो ये जो इसके इफेक्ट्स नहीं होंगे, इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं। इफेक्ट तो हम पढ़ ही चुके हैं, ये रोकथाम के उपाय हैं कि इसको कैसे हम कम करें, क्या मेजर्स हमको लेने चाहिए इसको रोकने के लिए, है ना। हमको एसिडिक रेन कम हो तो क्या उपाय करें, एसिडिक रेन कम हो तो क्या उपाय करें, प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। तो पहला इसके अंदर आएगा
रिड्यूसिंग द एमिशन। अरे भाई जिस कारण से कोई भी चीज हो रही थी, एसिडिक रेन किस किस कारण से हो रही थी, उनको कम करना है। मेन चीजें आपको दो याद रखनी है, SO2 या SOx सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, उनको कम करना है। सबसे ज्यादा एमिशन से हो रहा था, तो एमिशन क्या करना है, कम करना है। तो रिड्यूसिंग द एमिशन। यूज ऑफ क्लीनर एनर्जी सोर्स, लाइक जैसे हम विंड एनर्जी यूज करें, सोलर का यूज करें, ताकि हमको कोयला ना जलाना पड़े, ताकि हमको डीजल और पेट्रोल ना जलाने पड़े, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लीनर टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिस इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्री के अंदर ऐसे प्रोसेस को यूज करा जाए जो क्लीन टेक्नोलॉजी हो। क्लीन टेक्नोलॉजी का मतलब यही होता है कि उसमें जो फॉजल फ्यूल्स हैं उनका इस्तेमाल ना करा जाए। रेगुलेटरी एक्शंस, मतलब जो इसकी जो क्वालिटी है, जो एमिशन को रिड्यूस करने के लिए, या जो एयर की जो क्वालिटी होती है, भाई एटमॉस्फेयर में तो जा रही है ना SO2 और NO2, तो एयर की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएं और उनको इंप्लीमेंट किया जाए। रिस्टोरेशन एफर्ट्स डाले जाएं, जैसे अगर किसी कारण से वनों को काट दिया गया, जंगलों को अगर काट दिया गया, तो रिफॉरेस्टेशन करें, दोबारा से वनों को लगाएं। अब जो एसिडिक, लिमिटिंग द एसिडिक लेक्स एंड सॉइल टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी, रिस्टोर द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को रिगेन करने के लिए जो हमारी सॉइल है, जो मिट्टी है, अगर किसी कारण से वो खराब हुई है तो उसको रिस्टोर करा जाए, ठीक है, उसको फर्टिलाइज करा जाए। नाउ एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था अलग से, AKTU ने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि यार ये बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लीन रेन और एसिडिक रेन। क्लीन रेन और एसिडिक रेन में क्या डिफरेंस होता है, तो आप बता सकते हैं कि क्लीन रेन का मतलब है कि प्योर वाटर विद न्यूट्रल pH, है ना, जो pH की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5.6, ड्यू टू नेचुरल प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इंसान की एक्टिविटी को अगर हम हटा दें तो नेचर जैसा था पहले वैसा ही हो जाएगा। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले भी थी। अब ऐसा थोड़ी ना कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमेशा पॉल्यूटेंट का ही काम करती है, वो तो इंसान जो है एक नेचर के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का रहना बहुत जरूरी है, तो वो पॉल्यूटेंट का काम नहीं करेगा उस समय, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना जीवन संभव ही नहीं है। फोटोसिंथेसिस के लिए पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए अपना खाना बनाने के लिए, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, तो इंसान भी नहीं रहेगा। तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का रहना जरूरी है, लेकिन एक्स्ट्रा मतलब एक थ्रोसेल, मतलब एक उसका एक लेवल होता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर pH की वैल्यू कितनी है, 5.6 से अगर प्योर वाटर जो वर्षा हो रही है तो वो क्लीन है। तो वो कैसी है, क्लीन है। सोर्स क्या है इसके, तो नेचुरल इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, जो तालाब में, झीलों में पानी भरा हुआ है उसका इवापोरेशन होगा, फिर कंडेंसेशन होगा, बारिश पड़ेगी, तो वो क्या होगी, वो अम्लीय वर्षा नहीं होगी, वो क्लीन रेन होगी। एसिडिक रेन का मतलब है कि वाटर मिक्स्ड विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, जब पानी आएगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर के, नाइट्रिक एसिड के साथ मिलकर के, H2SO4 HNO3 जो बताया था अभी, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी एसिडिक रेन कहलाएगी। और उसकी जो pH की वैल्यू होगी वो 5.6 से कम होगी। इसकी जो pH की वैल्यू होगी वो 5.6 से कम होगी, तो उसको हम अम्लीय वर्षा कहेंगे। कारण क्या है इसका, जो पॉल्यूटेड इवापोरेशन होगा, कंडेंसेशन साइकिल होगी, जो प्राइमरी क्या था, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो बन रहा है, उसकी वजह से जो वर्षा होगी, जो बताया अभी एसिड रेन की तो हमने बात कर ही ली डिटेल में। नेक्स्ट आता है आपका ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। AKTU 2022-23 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में बताया था, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसको हमने डिवाइड करके बताया था कि एटमॉस्फेयर की जो बहुत सारी लेयर्स होती हैं। जैसे सबसे पहले लेयर आती है अर्थ सरफेस, ट्रोपोस्फेयर, देन उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, देन उसके बाद लास्ट में आता है एक्सोस्फेयर। क्या आता है, एक्सोस्फेयर आता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है, जो क्या होती है, स्ट्रेटोस्फेयर होती है, वहीं पर क्या होती है, ओजोन लेयर होती है। क्या होती है, ओजोन लेयर होती है। अब समझते हैं कि ओजोन लेयर क्या है बेटा। द ओजोन लेयर इज अ रीजन ऑफ द अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर। कहां पे है, स्ट्रेटोस्फेयर में ये ओजोन लेयर पाई जाती है। दैट कंटेन्स अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। यहां पर जो है ओजोन की हाई कंसंट्रेशन होती है। ध्यान दीजिएगा, जो एटमॉस्फेयर के अंदर लेयर होती है कौन सी, स्ट्रेटोस्फेयर। इस स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन जो है, ओजोन काफी मात्रा में पाई जाती है। तो जिस लेयर में
इस रीजन में ओजोन की मात्रा, ओजोन की जो कंसंट्रेशन है काफी ज्यादा है, तो क्या बन जाती है, ओजोन लेयर बन जाती है। तो पहले तो आप ये ध्यान रखें कि एटमॉस्फेयर की वो कौन सी लेयर है जहां पर ओजोन लेयर पाई जाती है, दैट इज द स्ट्रेटोस्फेयर। इट इज लोकेटेड अबाउट 10 to 30 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ का जो सरफेस है यहां से ये 10 से 30 किलोमीटर के बाद, 10 के 30 किलोमीटर के बीच में होती है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल, जो क्रूशियल रोल प्ले करती है इन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन द अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग द मेजोरिटी ऑफ सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ध्यान दीजिएगा, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, जो सन से धरती पे, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको। यहां पर है सूर्य देवता, यहां पर ये सूर्य देवता हैं। अब इस सूरज से क्या आएंगी, धरती पे, अर्थ पे क्या आएंगी, जो रेडिएशन आती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उसमें से जो हार्मफुल रेज होती हैं वो ओजोन लेयर क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जो धरती के सरफेस तक, हम तक आने नहीं देती है, हम तक आने नहीं देती है, अर्थ सरफेस पे आने नहीं देती है। कौन, ओजोन लेयर। तो ये हमको प्रोटेक्ट करती है, तो बड़ी काम की लेयर है भाई। ये जो ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में ये पाई जाती है, जहां पर ओजोन की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होती है। तो क्या करती है, जो सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, जो हार्मफुल रेज होती हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेती है, तो हमको कई बीमारियों से बचाती है। ठीक है, अब ये भी पूछ लिया था एक एटीयू में भी क्वेश्चन, मैंने बताया भी था आपको कि एक ये होल, ये ओजोन होल क्या होता है। अब ये ऐसा लगता है नाम को कि यार ये जो ओजोन लेयर है, इस ओजोन लेयर में कोई होल हो गया है क्या, या कोई होल होने वाला है। ऐसा लगता है कि ओजोन लेयर में कोई होल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो मैंने आपको बताया, जो ओजोन लेयर है, जो ओजोन की एक लेयर है, ये जो ओजोन की लेयर है, इस लेयर की जो थिकनेस है वो लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब वो थिन हो रही है। मतलब ये है कि ओजोन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है, मतलब ओजोन जो है वो डिप्लॉय हो रही है, ओजोन कम हो रही है, जिसको बोला जाता है ओजोन होल। ठीक है, द टर्म ओजोन होल रेफर्स टू द थिनिंग ऑफ, है ना, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। ये जो ओजोन लेयर है वो थिकनेस जो है उसकी कम हो रही है, वो थिन होती चली जा रही है, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो ओजोन की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जा रही है। द फिनोमिना इज प्राइमरली कॉज्ड बाय द ह्यूमन मेड केमिकल्स। अब सारी कहानी वही है, फिर से पूरी की पूरी कहानी वही है, इंसान की वजह से हो रहा है। सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, इंसान की वजह से हो रहा है। एसिडिक रेन किसकी वजह से हो रही है, इंसानों की वजह से हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या आता है, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, पावर प्लांट चल रहे हैं, जितने भी केमिकल फैक्ट्री है, जितनी भी इंडस्ट्री चल रही है, ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिक जो आपके व्हीकल्स चल रहे हैं, ये सब क्या है, ये इंसान के द्वारा बनाए गए हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा है, ये सब कारण जो है हो रहा है। आगे देखते हैं ओजोन लेयर फॉर्मेशन। टू द पॉइंट हर एक चीज बता रहा हूं मैं आपको। ओजोन लेयर जो बनी है, इसके लिए ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन सी जो गैसेस हैं, जो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो उस ओजोन लेयर फॉर्मेशन में वो पार्टिसिपेट करते हैं, या कौन सी रिएक्शंस जो हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं। तो रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हो रहा है, ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स फोटो डिसएसोसिएशन होता है, मतलब जो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, ये आप सभी जानते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, इन पर जो स्ट्राइक करेगी क्या, रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज, कहां से, अरे सूर्य देवता से जो अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी वो यहां पर करेंगी किस पे, O2 पे अटैक करेंगी, और वो इतनी हाई एनर्जी की रेडिएशन होती है, ऑक्सीजन को ब्रेक कर देती है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में। तो वही लिखा हुआ है, हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो रेडिएशन यहां से आई है सन से, ये ब्रेक डाउन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, O2 को ये ब्रेक कर देती हैं इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम में। मैं रिपीट कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो इन्वॉल्व हैं ओजोन लेयर फॉर्मेशन में, जो ओजोन लेयर बन रही है उसके लिए कौन सी रिएक्शंस हैं। तो क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में उस पर स्ट्राइक करेंगे अल्ट्रावायलेट रेज, जिसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है, तो ये ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल O2 को वो ब्रेक कर देती है किसमें, इंडिविजुअल एटम्स में, O में। तो देखो O2 जो है वो 2O, इसके दो ऑक्सीजन के इंडिविजुअल एटम्स जो बन चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, ओजोन फॉर्मेशन। अब क्या हुआ, ओजोन, क्योंकि ओजोन क्या होता है आपका O3 होता है, O3 तो बना नहीं है अभी यहां से। अब क्या होगा, ये जो आपके इंडिविजुअल एटम्स हैं ऑक्सीजन के, इसके साथ, और ऑलरेडी क्या उसके अंदर O2 भी है, O और O2 मिलकर के क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं।
O3 का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से। ये दो रिएक्शंस आप लिख करके आ सकते हैं, और भी रिएक्शंस हैं इनके अंदर की कहानी, लेकिन आप अगर ये दो रिएक्शंस लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। क्या हुआ? ओजोन फॉर्मेशन हुआ। द इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम्स, ये जो आपका इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम्स है ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? ओजोन बनाता है, O3 बनाता है। नाउ अब ये ओजोन का जो लेयर फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो ओजोन की लेयर है जो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जहां पर ओजोन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, ओजोन की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होती है, और यही ओजोन लेयर हमको जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सन से, वो हार्मफुल रेज से हमको बचाती है। लेकिन क्या हो रहा है? इंसान की हरकतों की वजह से ये क्या हो रही है? जो ओजोन की लेयर है वो डिप्लॉय हो रही है, क्योंकि भाई हमको डेवलपमेंट भी तो करना है, और डेवलपमेंट करने के लिए इंसान जो है वो अलग अलग तरह की एक्टिविटी कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, कई तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, सब में क्या हो रहा है? फॉसिल फ्यूल्स जल रहा है, फैक्ट्री लगेंगी, इंडस्ट्री लगेंगी तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो भाई बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है। ओजोन लेयर का डिप्लेशन का मतलब है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर का मतलब है कि ओजोन की जो लेयर है वो थिन हो रही है, वो मतलब ओजोन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है, जिसको ओजोन होल का नाम भी दिया गया है। ओजोन लेयर डिप्लेशन रेफर्स टू द थिनिंग एंड रिडक्शन ऑफ ओजोन कंसंट्रेशन इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो ओजोन की लेयर है उसके अंदर ओजोन की कंसंट्रेशन लगातार कम हो रही है। एंड दिस फिनोमिना हैज सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल एंड हेल्थ इंपैक्ट, ये हेल्थ पे इंपैक्ट डालेगा। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है केटीयू में कि ओजोन लेयर के फॉर्मेशन में कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है, तो ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन ओजोन की जो लेयर डिप्लॉय हो रही है, ओजोन की जो कंसंट्रेशन है वो लगातार कम हो रही है, उसमें कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है उसको भी जरा आप देखिएगा। तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम्स एक्ट एज ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कौन? क्लोरीन जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम करती है इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन, ओजोन को खत्म करने में, ओजोन को मतलब कम करने में, खत्म तो नहीं कहेंगे, ओजोन को कम करने में क्या है? क्लोरीन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अ सिंगल क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स कैन डिस्ट्रॉय थाउजेंड्स ओजोन मॉलिक्यूल्स। क्लोरीन का एक सिंगल एटम, क्लोरीन का एक सिंगल एटम ओजोन के थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, तो रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर कौन कौन सी इसके अंदर आपको रिएक्शन देखने के लिए मिलेंगी? तो पहले तो आपका क्या होता है? जो CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरो CFCS कहां से आता है? ये कहां से आता है? ये आता है आपका मेनली, ये रिलीज होता है आपके जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स हैं, एयर कंडीशनर्स वगैरह हैं, वहां से CFC रिलीज होता है। और ODS क्या मतलब होता है? ओजोन डेप्लेटिंग सब्सटेंसेस, ओजोन को डिप्लॉय करने के लिए जो और सब्सटेंसेस हैं ODS हैं, ये कहां पे जाते हैं? एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, है ना। अब CFC, हेलोन्स, अदर ODS रिलीज हुए कहां पर? एटमॉस्फेयर में। ये स्लोली स्लोली जो है कहां पहुंच जाते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में। और स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या है बेटा? ओजोन है, O3 है। स्ट्रेटोस्फेयर में जब ये जाएंगे एटमॉस्फेयर में, कौन? CFC वगैरह, तो वहां पर रिएक्शन स्टार्ट होगी। अब देखो सबसे पहले जो होगा CFC बोले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो फोटो डिसएसोसिएशन होगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पे जब स्ट्राइक करेंगी ना सूरज से, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो स्ट्राइक करेंगे यहां पे, वो स्ट्राइक करेंगे कहां पे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पे, अल्ट्रावायलेट रेज। क्या होगा? तो ये क्या बनाएंगी? CF, Cl2 और Cl मतलब क्लोरीन, ये बनाएगी। तो देखो लिखा हुआ है यहां पे, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बोले तो CFC आर ब्रोकन डाउन। ये क्या होगा? ये ब्रोकन डाउन हो जाएगा किसकी वजह से? अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। एंड रिलीजिंग द क्लोरीन, क्या देगा ये देगा क्लोरीन। यहां से क्या मिल जाएगा? क्लोरीन। फिर नेक्स्ट जो है ओजोन डिप्लेशन रिएक्शन होगी। ओजोन डिप्लेशन रिएक्शन मतलब ओजोन की कंसंट्रेशन कम होगी। कैसे? कि ये जो क्लोरीन बना है, ये क्लोरीन रिएक्ट करेगा O3 के साथ। कहां पे? जो स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में जो O3 है, O3 के साथ ये रिएक्ट करेगा कौन? क्लोरीन। और जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, क्लोरीन का एक एटम ओजोन के थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो क्लोरीन जो है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ClO बनाएगा और
O2 बनाएगा। लिख दिया यहाँ पे हमने, द क्लोरीन एटम्स रिएक्ट विद O3। ये जो क्लोरीन का एटम है, ये जो क्लोरीन का एटम है, ये O3 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? क्लोरीन मोनोऑक्साइड, ClO का मतलब है क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाएगा। एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के क्या बना देगा? मॉलिक्यूल्स बनाएगा। एंड रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, ओजोन का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, तो फिर से क्या बन जाएगा? O2 बन जाएगा। और फिर जो ये आपका क्लोरीन मोनोऑक्साइड है, ये फिर ऑक्सीजन का जो इंडिविजुअल एटम था उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा? O2 बनाएगा और क्लोरीन बनाएगा। मतलब इस तरह से क्या है कि O2 बनता रहेगा, O3 बनता रहेगा, ओजोन बनती रहेगी, है ना। अभी मैंने क्या बताया था आपको, ओजोन जो है वो बनती रहेगी O3, और O3 जो है फिर से डिप्लॉय होती रहेगी, उसकी कंसंट्रेशन कम होती रहेगी। तो ये पूरा का पूरी एक साइकिल जो है चलती रहती है, ओजोन बनती रहती है, ओजोन का फॉर्मेशन होता रहता है, ओजोन का डिप्लेशन होता रहता है। लेकिन अगर ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व ना होती तो वो एक बैलेंस होता। लेकिन अब क्या है कि सिस्टम अनबैलेंस हो रहा है। ओजोन की जो ओजोन पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो ओजोन क्या हो रही थी, डिप्लॉय का जो रेट था वो कम था या नहीं था, अब जो है वो रेट जो है ह्यूमन एक्टिविटी वजह से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। नाउ द इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन, जो ओजोन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, ओजोन जो डिप्लॉय हो रही है, उसके क्या फैक्टर हो क्या कारण इफेक्ट हो सकते हैं? इंक्रीज द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, जो पहले ओजोन लेयर रोक ले रही थी, अब वो धीरे धीरे क्या होंगी? आने लग जाएंगी अर्थ पे। और अर्थ पे जितना भी पूरा इकोसिस्टम है वो क्या होगा? डिस्टर्ब होगा, इंसान को बीमारी लग सकती है। तो मोर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रीचेस द अर्थ सरफेस। अगर मान लीजिए जो ओजोन लेयर अगर वो डिप्लॉय होगी, इसकी थिन हो जाएगी, तो ज्यादा रेडिएशन अर्थ तक पहुंचेंगी, तो क्या होंगी? अर्थ पे बीमारियां फैलेंगी। लीड्स टू हायर रेट्स ऑफ स्किन कैंसर हो सकता है, और अदर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इंपैक्ट ऑन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम पे इंपैक्ट आएगा, मरीन लाइफ पे, जो प्लैंकटन्स वगैरह होते हैं, जो छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं पानी के अंदर होते हैं, और वो क्या करते हैं? ये जो होते हैं आपके पानी के अंदर रहते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस से खाना तैयार करते हैं। किसके लिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये सन से क्या लेंगे? हीट लेंगे, और खाना जो मछली है और जो बहुत सारे जीव जंतु हैं उनके लिए खाना तैयार करते हैं। तो जब ये मरने लग जाएंगे, किसकी वजह से? ओजोन लेयर की वजह से, क्योंकि जो हार्मफुल रेडिएशन जब जाएंगे वाटर बॉडी के अंदर, तो ये क्या होंगे? ये खत्म होने लग जाएंगे, जो खाना बनाते हैं। तो पूरी की पूरी फूड चेन इन पर डिपेंड रहती है। तो पूरी की पूरी जो फूड चेन है, बाकी जो छोटे मोटे जीव जंतु हैं वो खाना कहाँ से मिलेगा उनको? तो पूरी फूड चेन जो डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। क्लाइमेट चेंज होने लग जाता है। ओजोन डिप्लेशन कंट्रीब्यूट्स द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, जो सर्कुलेशन पैटर्न है अफेक्टिंग द क्लाइमेट, पूरे का पूरा जो वेदर है, वो पूरा का पूरा वेदर का जो पैटर्न है वो चेंज होने लगता है। मटेरियल डिग्रेडेशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब डिग्रेड करेंगी, जैसे प्लास्टिक के ऊपर अगर अल्ट्रावायलेट प्लास्टिक के ऊपर जाएंगी, या वुड के ऊपर जाएंगी, किसी मेटल के ऊपर जाएंगी, तो उसकी क्वालिटी को भी जो है कम करेंगी, या उनकी जो लाइफ है वो घटा देंगी। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल मेजर्स, है ना, कंट्रोल मेजर्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन, कि भाई ओजोन लेयर को कैसे बचाया जाए। तो एक प्रोटोकॉल भी आया था, कब आया था ये? 1987 में। इसमें ये बताया गया था कि जो कार्बन जो CFC वगैरह है उनका यूज कम करना है, या जो ODS है, जो ओजोन डेप्लेटिंग सब्सटेंसेस हैं, उनका यूज नहीं करना है, ठीक है ना, या कम करना है। इट हैज बीन सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ CFC। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, जो रेफ्रिजरेटर से, AC वगैरह से निकलता है, तो उन पर जो है रोक लगाई जाए, उनको कम करा जाए, या CFC की जगह ऐसे कुछ इनके अलावा कुछ ऐसी चीजों का यूज किया जाए जो एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा नुकसानदायक ना हो, जो ओजोन को है वो जो डिप्लॉय ना करें। जैसे पहले अगर आप अब से 20 साल पहले देखेंगे, जो रेफ्रिजरेटर हैं, जो AC एयर कंडीशनर हैं, तो उसमें अलग तरह की गैसेज यूज होती थी, लेकिन आज जो है अलग तरह की गैसेस यूज होने लग रही हैं जो एनवायरनमेंट को उतना नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। यूज ऑफ अल्टरनेटिव्स यूज करने चाहिए, जैसे डेवलपमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ द अल्टरनेटिव सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिप्लॉय द ओजोन लेयर, सच एज, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जगह क्या यूज कर सकते हैं? हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स यूज कर सकते हैं, या अदर सब्सटेंस यूज करें जो इको फ्रेंडली हो, रेफ्रिजरेंट की तरह। रेगुलेशंस एंड लेजिस्लेशन, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए, जैसे एक बना प्रोटोकॉल पहले भी बन चुके हैं, तो और भी, और उसको स्ट्रिक्टली जो है फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जो जो जिस भी कंट्री में या जिस भी फैक्ट्री में ODS वगैरह यूज हो रहा है ना, ओजोन डेप्लेटिंग सब्सटेंस यूज हो रहे हैं, तो उनको जो है रोक लगानी चाहिए।
पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, पब्लिक को अवेयर करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो ओजोन लेयर क्या होगी, डिप्लॉय होगी, और ओजोन लेयर अगर डिप्लॉय होगी तो क्या होगा, ज़्यादा रेडिएशन अर्थ पे आएंगी तो वो हम लोगों को सबको नुकसान पहुंचाएंगी। तो इससे क्या होगा, जो केमिकल्स वगैरह का यूज हो रहा है वो कम होगा। पहले उनको क्या करें, उनको जैसे कई लोग जो घरों से वेस्टेज निकलते हैं, केमिकल्स वगैरह होते हैं, वो उनको ऐसे ही डिस्पोज कर देते हैं, तो उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से 2022-23 में ऑड सैम के अंदर। तो एक बार देख लेते हैं, कॉमन सेंस का टॉपिक है। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है कि भाई इंडिविजुअल नंबर अगर किसी जो है बढ़ रहे हैं तो क्या कहेंगे हम कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन। ठीक है, कारण क्या हो सकते हैं इसके, बर्थ रेट जो है वो ज्यादा है, हायर बर्थ रेट्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू पॉपुलेशन ग्रोथ। बर्थ रेट जो है अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा होगी। डेथ रेट पहले की कंपैरिजन में क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि बहुत सारी इस तरह की फैसिलिटीज जो हैं वो आ गई हैं, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप हो गई है, तो जो एवरेज लाइफ है इंसान की वो भी बढ़ गई है। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इंसान की जो एवरेज लाइफ है वो कितनी है। अब अलग अलग कंट्री में वो वेरिएशन हो सकता है। इवन जो इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं, यूपी है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र है, स्टेट वाइज भी जो है वो एवरेज लाइफ इंसान की तो क्या होती है, वेरी कर सकती है। तो आप लोग बताइएगा इंसान की जो एवरेज लाइफ है आज के टाइम में वो कितनी है, ठीक है ना। तो डेथ रेट क्या हो गया, कम हो गया। जब डेथ रेट कम होगा तो ऑब्वियसली बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है। डेथ रेट कम क्यों हो गया, क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटीज जो है आजकल मिलने लग रही हैं, तो बहुत सारी बीमारियों के इलाज जो है संभव हो पाते हैं, है ना, सभी के तो नहीं हो पाते, लेकिन तो इससे भी क्या हुआ है कि जो पॉपुलेशन है बढ़ रही है। जो एक आता है आपका इमिग्रेशन, मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर ऑल्सो अफेक्ट द पॉपुलेशन। जैसे न्यूज में आता रहता है बांग्लादेश से कुछ लोग जो है घुसपैठी जो है वो कहीं से जो अंदर आ जाते हैं, तो उससे भी क्या हो रहा है, वो भी एक पॉपुलेशन इंक्रीज होने का एक कारण बन सकता है। फर्टिलिटी रेट्स जो है, हाई फर्टिलिटी रेट्स कंट्रीब्यूट टू फास्टर पॉपुलेशन ग्रोथ। फर्टिलिटी रेट्स अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी। इफेक्ट्स क्या होगा, ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो रिसोर्सेज जो हैं वो डेप्लेशन होंगे, जितना ज्यादा जनसंख्या होगी उनको उतना पानी चाहिए पीने के लिए, उनको उतना ज्यादा खाना चाहिए खाने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो है वाटर है, मिनरल्स हैं, फॉजल फ्यूल्स हैं, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उनको ज्यादा बाइक चाहिए, ज्यादा स्कूटर चाहिए, कार ज्यादा चाहिए होंगी, तो फॉजल फ्यूल्स क्या लग रहा होगा, ज्यादा खर्च हो रहा होगा। एनवायरमेंट क्या होगा, डिग्रेड तो होगा, ज्यादा बाइक चलेंगी, ज्यादा कार चलेंगी, जनसंख्या ज्यादा होंगी, तो ऑब्वियसली क्या होगा, तो जो एनवायरमेंट है वो डिग्रेड होगा, पॉल्यूशन बढ़ रहा होगा। स्ट्रेन ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, सबको रहने के लिए घर चाहिए होगा। अब शहरों में देख रहे हैं जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, गाँव में शहरों में आबादी बढ़ रही है, सिटीज जो है उसमें इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि क्या हो रहा है, एक ज़्यादा लोड बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर पे भी इफेक्ट आएगा, जो एग्रीकल्चर की जमीनें थी वहां पर क्या हो रही है, प्लॉटिंग होकर के शहर बस जा रहे हैं, रोड बन जा रही हैं, ज़्यादा लोग, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो जो ज़्यादा हाईवे चाहिए होंगे, ज़्यादा रोड चाहिए होंगी। कंट्रोल करने का क्या है कि भाई एजुकेट करा जाए, कॉमन सेंस की बात है, भाई जितने ज़्यादा लोग एजुकेट होंगे तो फैमिली प्लानिंग होगी, तो जो कंट्रोल कर सकते हैं। हेल्थ केयर पॉलिसीज, कुछ पॉलिसीज इस तरह की लानी चाहिए, जैसे 2 चाइल्ड पॉलिसी है, उसकी बार बार न्यूज में आता रहता है, इस तरह की पॉलिसीज जैसे चाइना में पहले थी, अभी भी है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनकरेजिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ कैन लीड टू लोअर बर्थ रेट्स एज इन द डेवलप्ड कंट्री। जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहां पर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन मतलब जो है वो फैमिली प्लानिंग ज्यादा करते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, आप लोग इसको जो है लिख ही सकते हैं आराम से। ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन, ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन दैट इज ऑल्सो अगेन वेरी सिंपल टॉपिक। ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन, जितने भी जो आईसी इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन हैं जितने भी, तो वो सब क्या कर रहे हैं, वो ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल का मतलब होता है जितने भी व्हीकल्स हैं उन व्हीकल्स से जो पॉल्यूशन हो रहा है दैट इज ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन कॉज्ड बाय द एमिशन फ्रॉम द व्हीकल्स पावर्ड बाय इंटरनल कंबशन इंजन। जो आपके आईसी इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन का मतलब आपने पढ़ा होगा कि जहां पर फ्यूल जलता है, डीजल है, पेट्रोल है या कोई नेचुरल गैस है, वो उसको बर्न करते हैं, फॉजल फ्यूल्स को जब बर्न करते हैं इंजन के अंदर, जब कंबशन होता है, जैसे स्कूटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अगर आप छोड़ दें तो सब क्या है, बसेस, ट्रक्स, जो आईसी इंजन जिनके अंदर लगे हुए हैं जिसमें डीजल, पेट्रोल या कोई गैस जल रही होती है, वो इंटरनल कंबशन इंजन कहलाते हैं। कारण क्या होंगे,
तो इसके जो ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन के जो फॉजल फ्यूल्स होगा, बर्निंग ऑफ गैसोलिन्स और डीजल रिलीज द हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स रिलीज करते हैं। व्हीकल्स के जो नंबर्स हैं, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ जो व्हीकल्स हैं वो इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज होंगे तो ज़्यादा फॉजल फ्यूल्स जलेगा, ज़्यादा डीजल पेट्रोल जलेगा तो ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। ट्रैफिक कंजेस्टेड होगा, ओल्ड व्हीकल्स जो पुराने व्हीकल्स हो जाते हैं वो ठीक से कंबशन नहीं हो पाता उनके अंदर, तो अनबर्न गैसेस जो जैसे मैंने आपको बताया था, जो फ्यूल जब जलता है तो कंप्लीट कंबशन होता है तो CO2 रिलीज होती है। अगर फ्यूल कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाता तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। तो अगर पुराने व्हीकल्स हैं, ओल्ड व्हीकल्स हैं, तो उसको उसमें क्या होता है, जो फ्यूल है प्रॉपर तरीके से कंबशन नहीं हो पाता है, उसकी एफिशिएंसी घट जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जो एटमॉस्फेयर में जाती है, और वो जाकर के फिर सांस में दिक्कत होती है, वो एयर पॉल्यूशन वहां पे हो जाता है। इसीलिए जो पुराने व्हीकल्स हैं, आप देख रहे हैं कि जो 15 साल पुराने जो है वो व्हीकल्स को आउट बाहर कर देते हैं। दिल्ली में आप नहीं चला सकते, गाँव के एरिया में आप चोरी छुप के चला सकते हैं। तो पुराने व्हीकल्स पे जो है रोक लग जाती है, लग जानी चाहिए। टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जैसे मैंने आपको बताया फ्यूल अगर कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड वहां से निकलता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NOx, पर्टिकुलेट मैटर्स PM, जिसको शॉर्ट में ये बहुत छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स होते हैं। जब कंबशन होता है तो टिनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो निकलते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते हैं, और जब सांस लेते हैं तो सांस के सारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOCs भी कुछ होते हैं, कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन एंड स्मॉग बनाते हैं। स्मॉग बन जाता है किससे? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से। और क्या बन जाता है? तो ओजोन बन जाती है। दो तरह की ओजोन होती है, एक तो होती है स्ट्रेटोस्फेयर में जो मैंने बताया, जो गुड ओजोन होती है, जो हमको अल्ट्रावायलेट रेड से बचाती है। एक बैड ओजोन भी होती है, एक बैड ओजोन भी होती है, बैड ओजोन होती है, एक गुड ओजोन होती है। तो गुड ओजोन तो जो मैंने आपको बताया स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, वो हो गई। बैड ओजोन जो ग्राउंड लेवल पे होती है, जो ग्राउंड लेवल पे होती है बैड ओजोन, जो हमको नुकसान करती है। तो दो तरह की ओजोन होती है, वही चीज यहां पर बताई गई है। ये मैंने यूनिट नंबर आई थिंक 3 में भी आपको समझाई थी चीजें। इफेक्ट्स क्या होंगे इसके? तो हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स आएंगे, इकोनॉमिक कॉस्ट। तो एक बार आप देख लीजिएगा, ऑटोमोबाइल जो व्हीकल्स हैं इन सब का आपको आइडिया है। ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे करेंगे? कुछ रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, उनको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। हम इंडिया की अगर बात कर लें तो आप देखते हैं पॉल्यूशन का एक सर्टिफिकेट बनता है, वो किस तरह से चेक करते हैं, बाइक का, कार का एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है पॉल्यूशन का, है ना। आप सब समझ रहे हैं, इंप्लीमेंट नहीं हो पाते हैं, स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं हो पाते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है, ठीक है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज करें। अगर मान लीजिए आप जो है आपके यहाँ आप जिस कॉलेज में जाते हैं, अगर डे स्कॉलर हैं, या आप हॉस्टल आपका दूर है, हॉस्टल में तो खैर वो जाएंगी बस में आप, लेकिन जो मान लो डे स्कॉलर्स हैं, वो अपने एक बंदा जो है कोई इंडिविजुअल कार से जा रहा है, इंडिविजुअल बुलेट से जा रहा है, स्कूटी से जा रहा है, तो अगर मान लीजिए बस जा रही है, बस की फैसिलिटी है, तो अगर आप उसका यूज करेंगे तो वो भी एक कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स दी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है ना। अलग अलग अपनी कार से, अपने बाइक से, अगर ना ऑफिस जाते हैं कई लोग, है ना, तो कई बार क्या होता है कि 3-4 लोग मिलकर के एक कार से आते हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, वो भी इसी के अंदर आता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए, ना कि प्राइवेट व्हीकल्स का यूज करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो गवर्नमेंट है वो भी प्रमोट कर रही है। 2 व्हीलर्स में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत सारे आ गए हैं, 4 व्हीलर्स में भी आ गए हैं, है ना। ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए हमको, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहिए जो हमको क्लीन एनर्जी दे। जो जैसे इंजन की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ तो बात केवल ऑटोमोबाइल की हो रही है, IC इंजन की हो रही है, तो IC इंजन के अंदर एफिशिएंट प्रोसेस का हम यूज करें, कुछ एफिशिएंसी इंजन की हम बढ़ाएं। नाउ द लास्ट टॉपिक है आपका द बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रॉ। एकेटिव 2023-24 में ये इस बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या है बेटा क्वेश्चन? क्वेश्चन है बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रॉ। पैडी स्ट्रॉ का मतलब है, समझना इसको ध्यान से, ये जो चावल की जो फसल होती है, चावल की फसल के बाद उसमें से ऊपर से जो मशीन है उसको काट देती है, जो उसका मेन जो चावल जहां से निकलता है, उसके नीचे का जो वेस्ट बचता है, जो रेसिड्यू बचता है, उसको बाद में हम अगर जला देते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका? तो बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रॉ। ये आपने अभी 2-3 साल पहले के, हर साल ये मुद्दा उठता है। ये पॉलिटिकल इशू भी बना हुआ है कि भाई हरियाणा में और पंजाब में जो चावल की खेती होती है, उसके बाद उसको पराली बोलते हैं या पुराली बोलते हैं, कई लोग पराली बोलते हैं।
पुलाई बोलते हैं कई जगह, उसको जला देते हैं, उसको क्लीन करने के लिए उस लैंड को। जब दूसरी फसल बोएंगे, मान लो आपने चावल की खेती करी, वहां से ऊपर से जो उसका जो चावल थे वहां से उसको आपने मशीन से काट लिया, अब उसके अंदर जो हिस्सा बच गया ये वाला, इसको जला दिया जाता है। इसको क्या करते हैं, जला देते हैं। तो ये जो हम इसको जला रहे हैं, यही क्या कहलाती है, बर्निंग ऑफ दी पैडी स्ट्रॉ। तो बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रॉ, इसको हम क्या कहते हैं, पैडी रेसिड्यू भी कहते हैं या क्रॉप रेसिड्यू भी कहते हैं। क्रॉप मतलब जो फसल होती है उसके बाद जो बच जाता है, उसको जो रेसिड्यू होता है, जो वेस्ट बच जाता है उसको, इसको जब हम बर्न करते हैं तो क्या होता है, अभी देखते हैं कि इस तरह की जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग फायर, आग लगा देते हैं, जो रेसिड्यू बचता है उसमें जब हम आग लगा देते हैं, टू लेफ्ट ओवर प्लांट मटेरियल आफ्टर हार्वेस्टिंग राइस क्रॉप्स, जो चावल की खेती है, चावल की जो फसल है उसको मतलब उसका जो रेसिड्यू बचा हुआ है, जो बच जाता है लास्ट में, उसको जलाने की जो प्रक्रिया है, जलाने का जो प्रोसेस है, उसी को बर्निंग ऑफ रेडी स्ट्रॉ कहा जाता है। अब इसके आप ध्यान से देखना, बर्निंग द क्रॉप रेसिड्यू इज अ क्विक, पहली बात तो ये क्या है, बहुत आसान लगता है लोगों को, ये एक तो क्विक है, आग लगाई, खेत हमारा खाली हो गया, दूसरी फसल हमने उसके अंदर बो दी। तो इनएक्सपेंसिव भी है, कुछ खर्चा नहीं है, बस सीधा है आग लगाओ और वो जो है पूरी की पूरी जो बचा मटेरियल था वो सब जल जाएगा। तो लैंड को या फील्ड को क्लियर करने के लिए या नेक्स्ट प्लांट करने के लिए, अगली फसल बोने के लिए जो हम ये तरीका अपना रहे हैं, ये काफी क्विक है और इनएक्सपेंसिव है, इसमें कुछ खर्चा नहीं होता है। लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे एनवायरनमेंट में, जैसे एयर पॉल्यूशन होगा। एयर पॉल्यूशन होगा मतलब जब आप इसको जलाओगे ना, जब आप इसको जला रहे हो तो यहां से जलाते हो तो क्या निकलता है, यहां से एक तो CO2 निकलेगी, जब आप इसको जलाओगे तो क्या होगा, CO2 रिलीज होगी, कार्बन, अब देखिए कंप्लीट कंबशन होगा उसका, अगर ये जो चीजें हैं जल जाएंगी पूरे तरीके से तो कार्बन डाइऑक्साइड, कंप्लीटली कोई चीज जलती नहीं है ना, इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है, CH4 मीथेन भी निकलेगी, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ये भी क्या है बेटा, CH4, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। और कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स BOC भी निकलेंगे, और पर्टिकुलेट मैटर्स PM, छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स भी यहां से निकलते हैं। अब ये कहां जाएंगे, सब ये जाएंगे एनवायरमेंट में, जब कोई चीज जलेगी तो ये एनवायरमेंट में जाएंगे, तो एनवायरमेंट को पॉल्यूट करेंगे, एयर को क्या करेंगे, पॉल्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो एयर पॉल्यूशन जो है वो होता है, वही चीज यहां पर लिखी गई है, रिलीज द लार्ज अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड पर्टिकुलेट मैटर्स, ये सब एनवायरमेंट में जाएंगे तो एयर पॉल्यूशन होगा। हेल्थ पे इंपैक्ट आएगा ऑब्वियसली, तो सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, आंखों में इरिटेशन हो सकती है, और भी अदर हेल्थ इश्यूज जो है वो होंगे। इसके आसपास रहने वाले, इस जहां पर आग लगाई गई है खेतों खाली करने के लिए, आसपास के लोग भी इफेक्ट हो सकते हैं। और जब ये धुआं ऊपर जाएगा, अब ये धुआं जा करके कहाँ जा करके जो इफेक्ट करेगा, पंजाब से और हरियाणा में जब पराली जलाई जाती है तो वहां से धुआं जो है वो दिल्ली तक जा करके इफेक्ट डालता है, स्मॉग बन जाता है ना, जिसमें देखने में क्या होती है, विजिबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो उसके एडवर्स इफेक्ट में आएंगी ये सारी चीजें, है ना। अरविंद केजरीवाल की और भाजपा की आपने देखा है, इस मुद्दे पे काफी लड़ाई भी होती है कि जो है हरियाणा में पराली जला दी गई, दिल्ली को पॉल्यूट कर दिया गया, तो ये एक पॉलिटिकल मुद्दा भी है। सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेड हो जाती है इससे, किससे, कि भाई जब आप कोई भी जो है बर्निंग स्ट्रॉ, जो आप स्ट्रॉ को बर्न कर रहे हो, जो बचा हुआ चावल के बाद, जो चावल निकालने के बाद जो बचा हुआ उसको आप क्या कर रहे हो, तो उसमें जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के अंदर वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब आपने खेत में आग लगा दी, उसमें कुछ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं सॉइल के अंदर, वो सब खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल में, वो सब क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिससे जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो कम हो जाती है, ठीक है। जो वही लिखा हुआ है, जो सॉइल के अंदर माइक्रोब्स थे, हाई टेम्परेचर, जब आग लगेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होते हैं, जो बेनिफिशियल सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो सब क्या होते हैं, मतलब किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, अफेक्टिंग द सॉइल हेल्थ एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को और सॉइल की हेल्थ को भी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। क्लाइमेट जो है वो चेंज होगा, क्योंकि आपने देखा वहां पे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी निकल रही है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी ज्यादा होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग पे असर आएगा, तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज होगा। कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग बाय रिलीजिंग द ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2 और मीथेन, जो निकल रही थी एटमॉस्फेयर में, जो जा रही थी, उससे ग्रीन हाउस गैसेस जो है एमिट हो रही हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगी, और ग्लोबल वार्मिंग होती है तो क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। विजिबिलिटी एंड सेफ्टी,
क्या होता है, जो यहाँ से जब पराली को आप जलाते हो तो जो धुआं निकलता है उससे क्या बन जाता है, वो जब निकलता है तो जो H2O से वो क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है। क्या, वो रिएक्ट करेगा, और जब रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा बेटा, स्मॉग बन जाता है। स्मॉग मतलब धुंध। आप देखते हैं ना कई बार कि भाई जो हरियाणा और दिल्ली वाला हाईवे, वहां पर इतना धुंध था कि वहां पर जो दिख भी नहीं पा रहा, कई एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, तो सेफ्टी इशू भी आता है। विजिबिलिटी क्या होती है, जो रोड पे हाईवे पे व्हीकल चल रहे होते हैं तो उस धुएं की वजह से, स्मॉग की वजह से देख नहीं पाते हैं, विजिबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ पैडी स्ट्रॉ की वजह से इसको क्या कर रहे हैं हम कि जलाना ना पड़े। जो मटेरियल जो बचा हुआ है खेती करने के बाद, जो चावलों की खेती करी जो बच जाती है, उसको क्या करें कि उसके अल्टरनेटिव हमको ढूंढने चाहिए, अल्टरनेटिव यूज करना चाहिए उसका। कि भाई उसको क्या करना चाहिए, कन्वर्टिंग पैडी स्ट्रॉ इनटू द कंपोज टू एनरिच द सॉइल। मतलब जो एक कंपोस्टिंग कंपोस्टिंग मेथड, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था उसमें एक मेथड भी था कंपोस्टिंग। तो इसमें क्या करें, जो बचा हुआ मटेरियल है उसको मिट्टी के आसपास कहीं दबाएं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वहां पे आएंगे और उसको वो जो है उसको क्या कर देंगे, वो ब्रेक डाउन कर देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और वो मिट्टी में मिल जाएं। या फिर हम क्या करें, जो हमारे पास जो पैडी स्ट्रॉ है उसको प्रोड्यूस, उसकी हेल्प से क्या करें, बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। कि जो पराली बच गई थी उसको इकट्ठा करके गलाएं सड़ाएं और उससे बायोगैस बनाएं, वो भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, पर लेकिन इसके लिए खर्चा होगा, उसके लिए कुछ गवर्नमेंट को पॉलिसी, कुछ इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। अदरवाइज और क्या मेथड हो सकता है, एनिमल फीड्स। बस जो पराली होती है, जो बच गया चावल तो आपने वहां से निकाल लिया, अब जो बच गया है वो जो निचले वाला हिस्सा होता है उसको जो पशु हैं, एनिमल्स के लिए उसको चारे का काम कर सकते हैं। और ये कई जगह ऐसा होता है, कई जगह ऐसा होता है। जैसे अगर हम वेस्ट यूपी की बात करें तो वहां पर जो पराली है वहां पर जनरली आग नहीं लगाई जाती है, क्योंकि वहां पर जो चावलों की खेती है तो वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो थोड़े अमाउंट में होती है। तो थोड़े अमाउंट में होती है, जो पराली है, जो वेस्ट है वो कम होता है, तो उसको वो पशुओं को काट करके खिलाते हैं। मतलब किसी दूसरे चारे के साथ मिलाएंगे और काटेंगे उसको और पशुओं को खिला देंगे, तो वहां तो हो जाता है। बल्कि वहां तो डिमांड होती है, एक दूसरे से जो है इसकी पराली जो है दूसरा पड़ोसी वाला यूज कर लेता है। ठीक है, हाँ वो उसकी सेल नहीं होती है, उसमें कोई मिलता नहीं है। लेकिन बात यह है कि जैसे पंजाब की अगर हम बात करें जहां पर चावलों की खेती बहुत ज्यादा होती है, या अदर कंट्री की अगर हम बात करें जहां पर ज्यादा अमाउंट में खेती होती है, तो वहां पर उसको खपत नहीं हो पाती है। वहां से चावल तो निकाल लिए, लेकिन जो उसका वेस्ट है उसकी खपत नहीं हो पाती है, वो पशुओं के लिए मतलब वो बहुत ज्यादा हो जाता है। एक तो जो पराली होती है ना उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह बहुत ज्यादा होते नहीं है, तो बहुत अच्छी चीज नहीं है वो पशुओं के लिए। लेकिन फिर भी जहां पर कम होती है वहां पर वो यूटिलाइज किसी दूसरी दूसरी चारे के साथ मिला करके खिला देते हैं। लेकिन हरियाणा में या फिर पंजाब की बात करें तो वहां पर ज्यादा खेती होती है चावलों की, तो पंजाब में जो है वो खपत हो नहीं पाती है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, कुछ ऐसी मशीन्स आती हैं, कुछ ऐसी मशीन्स आती हैं जो क्या करती हैं, जो उसको जैसे हमारी खेती हुई किसकी, चावलों की खेती हुई, तो हमने ऊपर चावल काट लिए, फिर जो बचा हुआ मटेरियल है उसको वहीं छोड़ देते हैं। जो ऐसी मशीन आती है वो दूसरी फसल, जैसे गेहूं की फसल है, भाई चावल बोने, चावल के बाद हमको गेहूं बोने हैं, तो ऐसी मशीन आती है वो सीधा जो है गेहूं को बो देती है। गेहूं की जो है अब वो धीरे धीरे ऊपर से खत्म हो जाता है और गेहूं जो है उगने लग जाते हैं। लेकिन वो टेक्नोलॉजी कितनी सफल है अभी नहीं सफल है, बात अलग है। दूसरा एक आता है बेलिंग मशीन। इसमें क्या करते हैं, जो बचा हुआ मटेरियल जो स्ट्रॉ है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, उसको वॉल्यूम को कम कर लेते हैं, उसको भर के इधर उधर आसपास में किसी अदर यूज में ले लिया जाता है। पॉलिसी मेजर्स हैं, कुछ पॉलिसी बनाने चाहिए, जैसे कुछ सब्सिडी या कुछ इंसेंटिव्स देने चाहिए किसानों को, जो किसान इसकी खेती करते हैं। कि भाई जैसे अगर वहां जलाना नहीं है, भाई किसान क्या करेगा, किसान देखेगा कि मेरा तो खर्चा इसमें कुछ हो नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा, उसमें आग लगा देगा, जो कि आप देख रहे हैं कितना खतरनाक है। तो उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट को क्या कुछ सब्सिडी देनी चाहिए, कुछ इंसेंटिव्स देने चाहिए कि ठीक है आप इसको आग मत लगाओ, इसके अंदर इसको आप इकट्ठा करवाओ, इकट्ठा करने के बाद इसको वहां लेकर जाओ, इसको अदर यूज में लेकर के आओ, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, इकट्ठा करेंगे इसको, उन सब में खर्चा आएगा। तो उसके लिए किसानों को क्या देना चाहिए, कुछ इंसेंटिव्स, कुछ सब्सिडी उनको देनी चाहिए। अदरवाइज किसान अपनी तरफ से उसको इधर से उधर ले जाने में उसका खर्चा हो जाएगा, तो फायदा क्या होगा खेती करने का। अगर फिर भी इंसेंटिव्स दीजिए, सब्सिडी दीजिए, फिर भी अगर नहीं मानते हैं, तो कुछ जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है वो बनाइए और उनको जो स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कीजिए। कि भाई हम आपको, जब गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव दे रही है, जब आपको जो है सब्सिडी दे रही है, आपको ये मैनेज करना चाहिए, जलाना नहीं है आपको। और इस तरह के बने हुए हैं, इस तरह की जो एफआईआर भी होती हैं, इस तरह की जो लोगों को जेल में बंद करा गया है पराली जलाते समय, या इस तरह की कोई भी है, ये रूल बना हुआ है कि इस तरह का कोई भी चीज़ अगर आप जलाओगे खुले में तो उस पर मतलब उस पर जो है सजा है। ठीक है ना, तो वो भी जरूरी है, क्योंकि इंसान है वो समझता नहीं है।
तो फिर क्या है कि अवेयरनेस एंड एजुकेशन, भाई किसानों को जो है अवेयर करना चाहिए, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने चाहिए कि किसानों को ये समझाया जाए कि अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम इसको जलाएंगे तो उसके कितने डेंजरस, कितने एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। उनको पता नहीं इस बात का, तो इसलिए वो इस बात को समझ नहीं पाते। उनको बताया जाए, उनको समझाया जाए, उनको सब्सिडी दी जाए, उनको इंसेंटिव्स दिए जाएं ताकि वो उसको ना जलाएं। ठीक है, कुछ कम्युनिटी बिल्ड होनी चाहिए। अब वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। पता लगा गवर्नमेंट ने जो है एसी रूम बैठ करके एक दो लोगों की सलाह ली, नेताओं की सलाह ली आपस में, और रूल्स और रेगुलेशंस, कुछ पॉलिसीज बना दी, जबकि वो पता लगा ग्राउंड लेवल पे उनका इतना इंप्लीमेंट करना संभव नहीं है। टेक्नोलॉजी जो आपने रूल्स बनाए वो सही है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना संभव नहीं है। तो किसानों को साथ लेकर के, गवर्नमेंट को, हर तरह के लोगों को इन्वॉल्व करके, रिसर्च वाले लोगों को इन्वॉल्व करके तब जा करके एक पॉलिसी बननी चाहिए, ताकि आपस में सामंजस्य बैठे और चीजें जो है ठीक तरह से बने, इंप्लीमेंट हो। तो इस तरह से ये जो आपका टॉपिक था ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार आप नज़र डाल लीजिएगा, ये हमारे एक एक टॉपिक जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज, एसिड रेन, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन, डिप्लेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन एंड बर्निंग ऑफ पैडी, स्ट्रॉ, पराली को जो जला देते हैं, वो सब हमने बातें कर ली हैं। अब आप यहां पर देख सकेंगे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका क्वेश्चन कवर ना हुआ हो। आपसे पूछा गया है कि ओजोन क्या है या डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस क्या है, ये आपको बता दिया गया है। आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में बता दिया, एसिड रेन के बारे में बता दिया, ग्लोबल वार्मिंग के, पैडी स्ट्रॉ बर्निंग के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है ना, तो हर एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपका कवर हो चुका है। तो मुझे लगता है कि कितना समय हो गया है इसको रिकॉर्ड करने में, हमारा 1 घंटा 20 मिनट में आपकी पूरी यूनिट को कंप्लीट करने का मैंने प्रयास किया है। आप लोगों ने अगर ये कंप्लीट वीडियो देख लिया है, फिर आपकी टेंशन यूनिट नंबर 4 की खत्म हो चुकी होगी। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ चुका होगा। जब आपका एग्जाम हो, चाहे वो इंटरनल एग्जाम हो, कॉलेज के अंदर कोई एग्जाम हो, या आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, तो एक बार आप लोग पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपके पास होते ही है। और हमने ये डिसाइड किया है कि कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर हमने हैंड रिटन नोट्स इस बार फर्स्ट टाइम हमने प्रोवाइड कराए थे, और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना ये कि हमको हर सब्जेक्ट के मिल जाएं। तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स, नेक्स्ट जो है कुछ दिनों के बाद जो है नेक्स्ट सेमेस्टर से हम लोग क्या करेंगे, हर एक सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि बच्चों का ये कहना है कि हैंड रिटन नोट्स के हम प्रिंट आउट जो है वो इजीली निकलवा लेते हैं। तो हम आपने जो सजेशंस देते हैं उनको हम इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 आपकी कंप्लीट हो गई है। छोटी यूनिट थी, अच्छी यूनिट थी। देन उसके बाद यूनिट नंबर 5 है हमारी। यूनिट नंबर 5 का भी मैं कोशिश करूंगा कि 1 शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, जो जैसा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से उसको डील करना चाहिए। मैथमेटिक्स है, उसमें आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है, उसमें आपको समय ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है ना, तो मैथमेटिक्स को आपने ज़्यादा समय देना है, उसको आपने हल्के में नहीं लेना है। मैथमेटिक्स 1 रिलेटिवली आसान होता है, लेकिन मैथमेटिक्स 2 बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि उसके अंदर कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।